मुझको आवाज दे तू कहाँ है, तेरे बिन सूना सूना जहाँ है, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे तू कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट हफीज़ ताहिर और प्रोग्राम है पॉडकास्ट विद हफीज़ ताहिर। मौसीकी के बारे में बहुत सारी कोटेशंस आपने भी सुन रखी होंगी और मैंने भी सुन रखी हैं, जैसे ये कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और जैसे ये कि उसके साथ रिलेटेड जो रक़्स है वो अज़ा की शायरी है। इस तरह के कई चीज़ें हम सुनते रहे हैं, लेकिन किस किस्म की मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ये उस वक्त तय हुआ जब ख्वाजा खुर्शीद अनवर मौसीकी के होराइज़न पे तुलू हुए। तो दरअसल ऐसे ही मौसीकी रूह की ग़िज़ा है जैसी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने तरतीब दी, और उनकी लेगेसी जो है वो अभी तक हमारे साथ साथ है। और आज हमने एक ऐसे शख्स को उनके बारे में और उस शख्स की अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करने के लिए इनवाइट किया है, ख्वाजा इरफान अनवर। उनके बेटे हैं, ख़ुद भी कंपोज़र हैं, और बाकी ज़िंदगी उन्होंने किस तरह गुजारी उस पर भी बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, थैंक यू वेरी मच। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। मैंने कहा आप इतनी दूर रहते हैं तो आप आएँ तो आपको ज़रा पकड़ लिया जाए। हम हाजिर हैं जी, आप जब कहें। अच्छा, मैं ख्वाजा साहब की बात के बगैर आपकी बात मुकम्मल नहीं होती, और आपके बगैर ख्वाजा साहब की बात मुकम्मल नहीं कोई होती। शक नहीं जी, यू आर द ओनली पर्सन जिसने उनकी लेगेसी को किसी हद तक कैरी किया, बजा फरमाया जी। और आप ही ने उनको, उनकी बातों को हमें ऑथेंटिक तरीके से बताया, वरना बहुत सारी स्पेकुलेशंस होती रहती हैं। हाँ जी। तो वहीं से शुरू करते हैं कि जैसे हमने पढ़ा भी और सुना भी कि ख्वाजा साहब ने एक ब्यूरोक्रेसी में बड़ा ज़बरदस्त कैरियर छोड़ के और मास्टर्स इन फ़िलासफ़ी करके म्यूज़िक की तरफ आए। ये क्या सारा किस्सा है? नहीं, वो बात ये है कि पढ़ तो वो रहे थे स्कूल में और कॉलेज में, बड़े से स्टूडेंट थे, और शौक़ उन्हें मौसीकी का इसलिए हुआ कि उनके जो वालिद थे बैरिस्टर ख्वाजा फ़िरोज़ुद्दीन, उन्हें म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। और उस ज़माने में, यानी ये 20s की बात है, क्लासिकल म्यूज़िक ही होता था। फिल्में तो अभी आई नहीं थी, फिल्में अगर आई थी तो वो साइलेंट थी। म्यूज़िक जो था वो क्लासिकल था, अभी फिल्मों का म्यूज़िक भी नहीं शुरू हुआ था। और उस ज़माने में उस दौर के, आप 20वीं सदी कह सकते हैं उसे, बड़े मशहूर गाने वाले थे जो क्लासिकल मौसीकी के एक तरह से ताज थे, और सूरज और चाँद थे। और वो लोग मेरे दादा के यहाँ, यानी ख्वाजा साहब के वालिद के यहाँ, वीकली महफ़िल हुआ करती थी म्यूज़िक की, क्लासिकल म्यूज़िक की। तो ये उसमें उन्हें इंटरेस्ट था, तो ये बैठना शुरू हो गए और सुनना शुरू हो गए, और सुन के फिर ये अकेले में कॉपी करते थे। ये बाकायदा सीखते नहीं थे उस वक्त, जब अभी छोटे थे, तो ये बैठ के सुनते थे। तो फिर इस तरह से इन्हें म्यूज़िक का शौक़ हुआ। ऑब्वियसली ये आसानी से कह सकते हैं कि कुदरती अमर था। तो ये तो इनकी इब्तिदा, यानी जिस तरह वो मौसीकी के साथ जुड़े, हाँ, ये तो वो दास्तान है। उसके बाद एजुकेशन उन्होंने फिर MA गवर्नमेंट कॉलेज से किया 1935 में फ़िलासफ़ी में, और वो उन्होंने टॉप किया, और पिछले पता नहीं 20-25 साल के रिकॉर्ड तोड़े। फर्स्ट क्लास फर्स्ट, जो उसमें फ़िलासफ़ी में जो नॉर्मली फर्स्ट क्लास नहीं आती थी, तो लिहाजा वो, लेकिन वो ना उन्होंने कभी डिग्री ली, ना उन्होंने अपना सिल्वर मेडल कहलाता था वो, नानक बख्श सिल्वर मेडल जो मिलता था फर्स्ट क्लास, फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी फॉर MA फ़िलासफ़ी, उसको। तो बल्कि हम एक दिन गए थे, हमारे दोस्त, बहुत अजीज़ दोस्त थे ताहिर शाह साहब, उन्हें अपना चाहिए था क्योंकि वो रोल ऑफ ऑनर थे अपने वक्त में 1970 में।
तो उन्हें वो चाहिए था अपने किसी सिलसिले में, तो वो गए, तो मैं भी उनके साथ गया। तो वो फिर हमने ऑनर रजिस्टर खोला, तो मैंने देखा, मैंने कहा वो मैं देखूं कि 1935 का, तो उसमें उनका नाम था। अच्छा। हाँ, और वो उसमें सब रोल ऑफ ऑनर के नाम थे और उनके साइन थे। तो इनके साइन नहीं थे क्योंकि ये आए नहीं थे, लेने नहीं गए होंगे। हाँ। हाँ। तो वो फैज़ ने शायद कहीं लिखा है कि कॉन्वोकेशन पे जब इनका नाम पुकारा गया तो चांसलर था ऑब्वियसली वहाँ पे आया हुआ, जो गवर्नर होगा, तो कोई नहीं आया लेने। तो उसने कहा कि लगता है कि ये वाकई को रियल प्रोफेसर, वो फिलोसफर है जो जिसे अपना मेडल लेना भी भूल गया। तो इस तरह से वो सिलसिला बना था। तो म्यूज़िक का शौक़, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब वो एमए में थे ऑब्वियसली, तो वो 20-22 साल के हो चुके थे। तो फिर वो मेरे चचा बताते हैं एक दफ़ा कि वो, जैसे मैंने बताया कि वो उनकी नकल की करके तो कमरा बंद करके अंदर गाते थे क्लासिकल, ऑब्वियसली वो फिल्म म्यूज़िक तो था ही नहीं वो। तो उनका जो पसंदीदा था सिंगर वो खान साहब तवक्कल हुसैन खान थे, और वो उनकी कॉपी कर रहे थे। अच्छा। तो वो उनके मेरे चचा बताते हैं, कहते हैं वो कर रहे थे ये, तो तवक्कल साहब घर में आए, दाखिल हुए, तो मैंने उनका दरवाज़ा खोलना चाहा, वो अंदर गा रहे थे, वो तो बाहर सुन रहे थे। तो उनका, मैंने कहा जी, मैं उन्होंने कहा नहीं रहने दे। वो जब 15-20 मिनट उन्होंने गा लिया तो दरवाज़ा खोला, तो जाके उन्हें गले लगा के कहते हैं तुम तो बिल्कुल मेरी तरह गाते हो भाई, वाह वाह वाह, तुम मेरे शागिर्द हो। वाह वाह। तो फिर वो उन्हें बाकायदा शागिर्द बनाया गया खान साहब तवक्कल का। तो इस तरह फिर वो बाकायदा रिश्ता कायम हुआ, एक जो सिलसिला वो भी होता है। उस वक़्त वो 22 साल के थे। तो फिर उन्होंने वो क्लासिकल म्यूज़िक उनसे सीखा, और तवक्कल हुसैन जो थे बहुत बड़े सिंगर माने जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनकी रिकॉर्डिंग नहीं है। तो रिकॉर्डिंग ना होना भी, मेरे वालिद ने एक दफ़ा मुझे बताया था, कहते मैं एक दफ़ा मैंने उन्हें कहा कि चलिए खान साहब आपकी वो HMV से रिकॉर्डिंग, तो गए, तो कहते हैं ये कितने का बिकेगा? तो कहते हैं, मैंने कहा पता नहीं, जो भी उस वक़्त थी प्राइस, रुपया या 1.5 रुपये। कहता है मेरा गाना 1.5 रुपये में बिकेगा? मैं नहीं कहूँगा। मैं नहीं कराता। तो उन्होंने नहीं करवाया, और सब मानते हैं। बड़े गुलाम अली तो उनसे बहुत डरते थे, बड़े गुलाम अली और सब लोग उन्हें बहुत मानते थे, तवक्कुल हुसैन को। अच्छा, वो ब्यूरोक्रेसी का क्या मामला है? वो ब्यूरोक्रेसी का ये हुआ कि ये जब FA में थे, तो जैसे नौजवान होते हैं, तो वो बड़ा, उस वक्त भी वो वैसा था। 1928 में वो ये मैट्रिक इन्होंने किया, तो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुए। तो उन दिनों में इल्म दीन का वो मामला शुरू हुआ, गाजी इल्म दीन। अच्छा। वो इन्होंने उसमें फ्रंट पे हिस्सा लिया। अच्छा। जुलूसों में, जलसों में, वो बाकायदा वहाँ गाया जाता था। अभी मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अभी कुछ महीने हुए एक बंदे ने बड़ा डिटेल में बताया है कि कौन कौन उसमें थे। तो उसमें ख्वाजा साहब का सबसे पहले नाम उसने लिया कि वो सारे वो जो थे नारे भी उसने बताया कि ये नारे वो लगा रहे थे, और इस तरह की बात। तो उसमें फिर और काफ़ी मूवमेंट हो रही थी उस ज़माने में। और जो उनके वालिद थे वो इलेक्शन लड़ा करते थे लाहौर कॉरपोरेशन का, जो उसका, तो उसमें वो इलेक्ट होते थे। और बल्कि 1926 में वो जो थे वो लाहौर के मेयर तो नहीं कहलाते थे, म्यूनसिपल कमिश्नर कहलाता था उस ज़माने में। तो उनके वालिद 1926 में म्यूनसिपल कमिश्नर लाहौर के थे। तो ये काफ़ी मूवमेंट में हिस्सा लेते थे। यानी तय हुआ उस मूवमेंट की वजह से ही फिर वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं। उसके बाद फिर ये जब FA में थे तो एक ग्रुप बनाया गया। वो बाद में इन्हें पता चला, बल्कि उसी वक्त की, ये तो गवर्नमेंट ने खुद बनाया हुआ है, जैसे आजकल होता है, हमेशा से होता है जैसे। तो वो उसमें फिर ग्रुप बना के उसमें बम बनाने की साजिश हुई,
बम बनाए गए और वो बम बनाने के लिए कॉलेज की लेबॉर्ट्रियों से पिक्रिक एसिड चोरी किया जाता था। अच्छा। जी, पिक्रिक एसिड चोरी करके तो फिर वो पुलिस को कुछ शक हुआ कि पिक्रिक एसिड चोरी हो रहा है। अच्छा। तो वो फिर उन्होंने, लेकिन उनके साथ उन्हें ये भी पता था कि कौन है क्या है, इसलिए कि जिसने वो ग्रुप बनाया था वो उन्हीं का ही बंदा था, उन्होंने ही उसे इन्फिल्ट्रेट करवाया था। तो इन्हें फिर पकड़ लिया एक दिन सारे ग्रुप को, इन पे मुकदमा चला फिर। ओहो। अच्छा। और काफ़ी शोर वोर हुआ। वो मैं आपको दूंगा, वो मेरे पास 1930 के अखबार की इनकलाब की कटिंग्स ज़रूर ज़रूर। 7-8 मौजूद हैं डेली प्रोसीडिंग्स की। तो फिर 2-3 महीने के बाद इनकी बेल हुई। अच्छा, फिर ये जब इल्म दीन का मुकदमा, उसका भगत सिंह का मुकदमा जब चल रहा था अदालत में, उसमें कोर्ट में, जो कोर्ट ओपन कोर्ट नहीं था, वो जेल में होता था, जेल में है जी। उसमें ये स्पेशल पास लेके अटेंड करते थे। अच्छा। तो वो गवर्नमेंट की नज़रों में आ गए थे। उसके बाद ये बम साजिश केस में इन्हें डाला गया, फिर वो पकड़े गए। तो उस सारे चक्कर में फिर ये ब्लैक लिस्ट हो चुके हुए थे। तो वो फिर जब इन्होंने रिटर्न दिया तो उसमें टॉप कर गए। तो जब इंटरव्यू के लिए गए ये सारी डिटेल उन्होंने अपने इंटरव्यू में, एक बड़ा लंबा इंटरव्यू था, 15 किस्तों में वो 1983 में इमरोज़ में छपा था, उसमें सारी डिटेल उन्होंने बताई हुई है। तो वो बल्कि भी रिसेंटली उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके तो अमेरिका से छपवाया मैंने। तो बल्कि इंडिया में भी वो बिक रहा है और अमेरिका में भी बिक रहा है इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी। तो उसमें फिर वो इंटरव्यू इनका दिल्ली में था। तो ये दिल्ली गए, दिल्ली में ये ठहरे अपने एक फूफो के यहाँ, उनके खामिंद वहाँ के कोतवाल थे, डीएसपी थे। अच्छा। दिल्ली के। अच्छा। तो ये बैठे अपने वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा इंटरव्यू कब है? उन्होंने कहा जी कल है। उन्होंने कहा नहीं कल नहीं होगा। कहते हैं, मैंने कहा पता नहीं क्यों ये कह रहे। तो मैं गया, उन्होंने कहा जी आज आपका इंटरव्यू नहीं है। तो मैं घर आया तो उन्होंने कहा, कहते तुम्हारा इंटरव्यू इसलिए नहीं होगा कि अभी तुम्हारी रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा। पंजाब से। अच्छा, क्लियरेंस नहीं है। हाँ, क्लियरेंस नहीं, वो रिपोर्ट उन्होंने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मंगवाई हुई थी ना। तो फिर जब इंटरव्यू उन्होंने किया तो उन्होंने डेलिबरेटली इन्हें मिनिमम मार्क्स दिए, एक तरीके से निकालने। हाँ, इस तरीके से कि वो नीचे चले जाएं बिल्कुल। तो उस तरह से फिर वो उन्हें एक तरह से शंट आउट कर दिया। तो मैं फिर ये इस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि बुनियादी तौर पे वे इनकलाबी आदमी थे, लेकिन उस इनकलाब में नहीं गए, मगर उन्होंने अपनी मौसीकी में इनकलाब कर। हाँ, उन्होंने तो अपने इनकलाब को मौसीकी में लेके आना था, तो वहाँ कैसे फंस जाते? तो ये डेस्टिनीज है ना कि उनके प्रोग्रेसिव होने को और उनके इनकलाबी होने को इस तरफ आना था, और हमने ऐसा म्यूज़िक सुनना था कि बस आज तक हमारे दिलों पे हुक्मरानी करता है। अपने वक्त में फिल्म म्यूज़िक में इनकलाब एक तरह से वो लाए, और वो इंटरनेट पे मौजूद है उनकी। जैसे पहली फिल्म पंजाबी कुड़माई थी 1941 में, उसके बाद जो उनकी पहली उर्दू हिंदी कह लें वो 1943 में आई, इशारा। अच्छा। तो इशारा के इश्तिहार मैंने देखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है ए जीनियस फ्रॉम पंजाब। ये लिखा हुआ है उसमें। पता नहीं मेरे पास होंगे उसमें कहीं मेरे फ़ोन में। तो वो उसमें अभी कल ही एक किसी इंडियन ने डाला वो इश्तिहार अखबार का। अच्छा, कुड़माई का सबसे मशहूर गाना कौन सा होगा? उसमें सारे मशहूर उसके हुए। तो बहुत अच्छा। एक वेबसाइट है, हमारे एक दोस्त हैं अमेरिका में, डॉक्टर सुरजीत सिंह, उनकी एक वेबसाइट है। मैंने सन 2002 में हमारे पास जो कुछ था रिटन और म्यूज़िक ख्वाजा साहब के बारे में, वो हमने वहाँ डाल दिया था। अच्छा। और वो मुझे वो बताते रहते, मेरी उनसे अक्सर, बल्कि वो किताब भी उनके नाम से छपाई गई है, वो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उनके इंटरव्यू की। तो वो मुझे बताते रहते हैं, कहते हैं जी ये जो पोर्शन है मेरा खुर्शीद अनवर का मेरी वेबसाइट में, ये मेरे मोस्ट विजिटेड पेजेस में से है। ऑफ कोर्स। और वो मज़े की बात ये है ना कि उनके पास उसकी भी डिटेल आती है कि किस इलाके से
हिट कर रहे हैं लोग वेबसाइट पे, वो जो उसकी रीडिंग आती है ना, उसमें ऑलमोस्ट 90% इंडिया से हिट होती है। अच्छा। हाँ, तो इंडिया में इतने पॉपुलर, अब वो पिछले ये जब से वो मैंने डाला सारा वर्क्स, और उसके बाद फिर अब इंडिया ऑल इंडिया रेडियो से उनके नॉर्मली उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर प्रोग्राम होता है एवरी ईयर। अच्छा, हिंदुस्तान में कितनी फिल्में बनाई उन्होंने? हिंदुस्तान में उन्होंने 10 फिल्में बनाई हैं। अच्छा, तो कोई और फिल्मों के नाम? कुड़माई के बाद उन्होंने ये इशारा थी, इशारा में पृथ्वी राज कपूर हीरो था और सौरन लता और सुरैया उसमें थे। इनफैक्ट वो सुरैया की पहली एक तरह से कह लें कि एडल्ट फिल्म थी, डेब्यू एडल्ट फिल्म। हाँ, पहले वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे आती थी, और पहली उसकी गाना जो उस पर पिक्चराइज हुआ वो भी उसी का ही था, वरना वो पहले वो एज प्लेग बैक उसने गाए थे। तो इशारा में पहली दफ़ा उसके प्ले बैक, यानी वो खुद पे उसका प्ले बैक आया। अच्छा, तो ये भी उसमें शामिल है। और सुरैया उनकी बहुत ज़्यादा कदर करती, बहुत इज्जत करती थी। वो जो वेबसाइट है सुरजीत सिंह की, जहाँ पे सारा ख्वाजा साहब का पड़ा है, वहाँ पे एक छोटी सी ऑडियो क्लिप है, वो 5 मिनट का। वो एक बड़े होते थे कराची से, हम टीवी पे वो करते थे म्यूज़िक पे प्रोग्राम, हम सुल्तान अरशद जी, ये बॉम्बे रहे थे को 5-7 साल, PIA के रीजनल मैनेजर। तो इन्हें म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था, तो इन्होंने मुझे वो टेप दी थी। कहते हैं मैं और वो अनिल विश्वास और अनिल विश्वास की बीवी मीना, कहते हैं हम इसके घर गए और इससे फिर बातें तो वो अब्बा जी के बारे में उसने फिर वो जो बातें कही हैं वो सुनने वाली हैं। बड़ी उसने प्यार से और बड़ी अकीदत से उनका जिक्र किया। अच्छा, पाकिस्तान जब वो आए तो 10 फिल्में करने के बाद उनके पाकिस्तान में आमद हुई। बाय ऑप्शन आए या किसी मजबूरी से पाकिस्तान आए? देखिए 47 में जब पाकिस्तान बना तो वो उस वक़्त लाहौर में थे। तो आखिरी फिल्म उनकी पाकिस्तान बनने से पहले बॉम्बे में परवाना रिलीज़ हुई थी, जो कि सहगल की भी आखिरी फिल्म थी और बहुत अच्छी, उसका म्यूज़िक बहुत पॉपुलर हुआ था। 1947 के सबसे ज़्यादा पॉपुलर गानों में परवाना के गाने भी हैं। उसका कौन सा मशहूर गाना जो बहुत? उसके वो सुरैया के पापी पपी यारे पीपी ना बोल बरी, फिर उसके जब तुम ही नहीं अपने दुनिया ही बेगानी है, फिर आजा बाल मारे आजा बाल मार रहन अंधेरी डर लागे, फिर मेरे मुंडेरे ना बोल जा कागा, सैगल के हैं कहीं उलझ ना जाना, और वो उस टूट गए सब सपने मेरे, मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है। बस 4 गाने इसके थे। उस ज़माने में फिल्मों में गाने भी ज़्यादा होते थे। हाँ, तो 4 इसके थे सहगल के और 5 सुरैया के थे। 9 गाने। 9, एक था राजकुमारी का, तो 10 गाने थे उसमें, और ये सारे गाने बहुत पॉपुलर हुए थे। चलिए, अच्छा, जब वो पाकिस्तान आ गए तो पाकिस्तान आके सबसे पहली फिल्म? नहीं, वो 47 में ये जब पाकिस्तान बना तो ये यहाँ पे थे। अच्छा, यहीं पे थे। अच्छा, तो ये गए नहीं थे वापस। अच्छा, ये गए नहीं। तो 1948 में, जुलाई 48 में इनके जो बॉम्बे के दोस्त थे JK नंदा, जो इशारा के भी डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे, और कुड़माई के डायरेक्टर थे, और इसके परवाना के भी वही डायरेक्टर थे। तो वो कोई फिल्म बनाने लगे, तो वो उनके जो दूसरे को प्रोड्यूसर थे उसने म्यूज़िक डायरेक्टर, वहाँ पे तो ख्वाजा साहब तो आ चुके हुए थे लाहौर, और बॉम्बे में वो बहुत पॉपुलर भी थे। तो उसने SD बर्मन को पहले लिया। SD बर्मन नए आए थे तब, 1945 में तो वो आए हैं 46 में, तो ये 48 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो JK नंदा ने कहा कि नहीं मुझे नहीं ये चाहिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने श्याम सुंदर को लिया। वो बड़े मशहूर थे उस ज़माने में, वो लाहौर से गए हुए थे, बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर थे।
तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो उसने को प्रोड्यूसर ने कहा तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा मैं तो मुझे तो खुर्शीद अनवर चाहिए। अच्छा। उन्होंने कहा वो तो जा चुके हैं। कहते नहीं मैं बुलाता हूँ। उन्होंने तार भेजी यहाँ से, तार बॉम्बे। अच्छा। बॉम्बे से तार की, तो वो फ़ौरन उन्होंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो ये फिर जुलाई 48 में ये बॉम्बे चले गए। ओहो, अच्छा। और इनकी शादी जनवरी 48 में हुई। अच्छा। मई में ये चले गए। और फिर वो म्यूज़िक वहाँ पे फिर देना शुरू किया इन्होंने। वो फिल्म थी सिंघार, वो 1949 में रिलीज़ हुई थी। और सिंघार का म्यूज़िक इतना अच्छा था कि वो जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड था बेस्ट म्यूज़िक का, वो ख्वाजा साहब को मिला था। उस ज़माने में फिल्म फेयर अवार्ड नाम नहीं था इसका। अच्छा। उसका नाम था क्लेयर अवार्ड। क्लेयर मैंडोन का ये जो फिल्म फेयर है ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिसाला है फिल्म पे। तो क्लेयर मैंडोन का एक क्रिटिक होती थी, बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट थी, गुआनीस। तो वो म्यूज़िक क्रिटिक थी, उसके नाम से अवार्ड दिया जाता था। तो वो फिर ये 49 का जो बेस्ट म्यूज़िक था, 1950 में ये मिला इन्हें, तो उसमें बेस्ट म्यूज़िक इन्हें मिला। तो ये जो क्लेयर अवार्ड था ये 1953 में इसका नाम चेंज करके तो फॉर्मली फिर फिल्म फेयर अवार्ड हो गया। तो 49 में बड़ी मशहूर फिल्में थी, महल थी, अंदाज थी, मेला थी, बरसात थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये ओरिजिनल म्यूज़िक है, ये ओरिजिनल म्यूज़िक कहीं से उठाया हुआ नहीं। वो डायरेक्ट चोरी एक और चीज़ है। इंस्पायर होके एक और क्रिएट करना। देखें मैं ये समझता हूँ कि कोई आर्ट फॉर्म, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, म्यूज़िक हो, इवन लिटरेचर हो, कोई आर्ट फॉर्म जो है वो ओरिजिनल नहीं है, इंस्पायर्ड है। ऑब्वियसली, हाँ जी। हाँ, तो हाँ, अगर वो बिल्कुल उसे एज इट इज़ नकल करें वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जैसे म्यूज़िक है, अब म्यूज़िक तो वही सारे गामा पादा नीसा, वही क्लासिकल के वही राग हैं, वही राग हैं, वही उसके सुर हैं, वही सब। और ये सारी दुनिया में एक जैसे हैं, सब सारी दुनिया के एक ही सुर हैं, सारी दुनिया के म्यूज़िक के। तो वो उसमें से हाँ, वो डिलिबरेटली कहा जाए हाँ जी ये उठा के, ये तो होता है। इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। वो कहा जाता है कि यार ये गाना है ना, ये बना दो। हाँ, ऐसा भी होता है। अभी देखिए एक बड़ा जो मशहूर गाना है आवारा हूँ, ये गाना ओरिजिनल नहीं है, ये इंस्पायर्ड है, कंपोजिशन है किसी गैर मुल्की। नहीं। हाँ, मैं आपको मतलब मुझे पता है नहीं, वो मुझे पता है। आप जिसकी मुझे कहेंगे वो टर्किश की, वो टर्किश ने इसका किया हुआ। ओहो, अच्छा, रिवर्सल है। हाँ, ये वो रिवर्स है। आवारा हूँ बेसिकली 1951 का है। ठीक है, ये जो टर्किश आप देख रहे हैं ना इंटरनेट पे, ये 62 का है। और वो ये फिल्म वहाँ लगी थी, मशहूर हुई थी। तो फिर लेकिन जो शंकर जयकिशन है ना, उसमें से शंकर ख्वाजा साहब के बहुत मद्दाह थे। वो लाहौर में पार्टीशन से पहले 2 फिल्में बनी थी, उसमें एक का नाम पगडंडी और एक का था आज और कल। और वो लाहौर में उन्होंने म्यूज़िक दिया था आके 1946-47 में। तो तब शंकर यहाँ पे स्टूडियो में ढोलक और तबला बजाता था। अच्छा। तो उन 2 फिल्मों में उसने बजाया हुआ है, तो वो बड़ा उनके लिए इंस्पायरिंग था। तो ये जो आवारा हूँ मैं, बेसिकली ये इंस्पिरेशन है जो उसने ख्वाजा साहब का एक गाना सिंगार का था, उसमें से इंस्पायर होकर ये किया था। वो कौन सा गाना है? वो एक शादी का गाना है, शमशाद बेगम का, आई आई सुहाग की रात। अच्छा। वो अगर आप सुने तो एग्जैक्टली ये थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं, जरा मुझे अंदाजा हो जाए। आई आई सुहाग की रात, इसमें जो वायलिन के पीस है ना, वो पीस इसने शंकर जयकिशन ने अकॉर्डियन पे बनाए हैं। नहीं, ये ट्यून भी उसी तरह उसने ली है। अच्छा। वो है राग भैरवी, लेकिन वो उसने इंस्पायर होके तो बिल्कुल उस तरह से बनती है। अच्छा, ख्वाजा साहब का
सबसे फेवरेट राग कौन सा था? एज इट इज़ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो ज़्यादा गाने उन्होंने बनाए हैं वो पहाड़ी में बनाए हैं। पहाड़ी में बनाए। ज़्यादा गाने पहाड़ी में बनाए हैं अच्छा, आप अगर इस चीज़ को सम अप करें और इन टोटलिटी देखें, तो ख्वाजा साहब को जो स्टाइल था म्यूज़िक मेकिंग का, उसको आप किस तरह बता सकते हैं या देखिए, उसमें एक तो वो क्लासिकल बेस्ड, दूसरा उसमें वो जो माइक्रो नोट्स का है वो इतना आम नहीं है, बहुत रेयर होता है वो इनका फ़ौरन पता लग जाता था। वो जो एक ये माइक्रो नोट्स के साथ जो मीड होती थी मीट के लिए, हाँ, जिसे आप उर्दू में या हिंदी में मीट कहते हैं, वो जो चीज़ है ना, वो इनकी ख़ास थी। क्योंकि ख्वाजा साहब ने क्लासिकल म्यूज़िक सीख के गाते थे, ये रेडियो पे भी गाया है, ऑल इंडिया रेडियो से लाहौर से ये गाते रहे हैं 1940 में 41 में, और बाकायदा फिर महफ़िलों में गाते रहे। वो बड़े बड़े उस्ताद जब मेरे दादा के घर आते थे, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, उस्ताद ये तवक्कल, फिर छोटे ग़ुलाम अली ख़ान, फिर ये शगन के वालिद भाई लाल, ये सारे लोग उनके महफ़िल में गाते थे। तो ये सारा इस पस मंज़र के साथ ख्वाजा साहब ने जब पाकिस्तान में म्यूज़िक बनाना शुरू किया, तो उनकी सबसे पहली फ़िल्म कौन थी जहाँ पे? अब इंडिया में अगर आप देखें तो उनका नज़र आता है फ़र्क। वैसे मेलोडी तो उनकी वही रहती है, लेकिन उनके स्टाइल में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। उसकी दो वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि बॉम्बे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे सबको पता है, और वहाँ पे साज़ बजाने वाले भी बहुत हैं और अच्छे बजाते हैं, बहुत अच्छे, और गाने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। वो जब पाकिस्तान आया तो ये चीज़ें तो यहाँ मौजूद ही नहीं थी। फिर रिकॉर्डिंग भी हमारे यहाँ हर चीज़ आप प्रोफेशनल तरीके से नहीं होती थी। अब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कभी भी नहीं होती थी। कभी भी नहीं होती थी। तो इसलिए फ़र्क हमें इसलिए नज़र आता है, आपको क्लियर नज़र आ जाता है पाकिस्तानी फ़िल्म का, कि पता नहीं उसमें कैमरे हमारे पास डिफरेंट हैं या वो हमारे जो क्या कहते हैं लेंसेज वो नहीं है हमारे पास, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। अब जैसे मुग़ल आज़म फिल्म उन्होंने बनाई, तो इसलिए यहाँ के फिर उन्हें अपना स्टाइल बिल्कुल टोटली मेलोडी पे लाना पड़ा। हाँ, और फिर उसके साथ गाने वाली यहाँ पे उन्हें बड़ी मुसीबत पड़ती थी। गाने वाली कोई नहीं थी उनके लिए, उनके हिसाब से। इसलिए हमें फिर जब नूरजहाँ को लिया उन्होंने 1955 में इंतज़ार जब बनाने लगे, तो नूरजहाँ के भी अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने बार बार कहा, कहती है वो जब पहला गाना तो मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई कि ये क्या चीज़ आ रही है। मैंने तो ये दुनिया कहीं नहीं सुनी, ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में। ये तो एक बिल्कुल ही मुनफरिद चीज़ है। तो बहुत वो इंस्पायर हुई फिर उनसे। फिर उसने टोटली 50 गाने गाए नूरजहाँ ने। इंतज़ार पहली फिल्म, हाँ, इंतज़ार और मिर्ज़ा साहबा इकट्ठी आई थी, लेकिन मिर्ज़ा साहबा वो पंजाबी नहीं थी, उर्दू थी, लेकिन उसमें दूसरे तरह के गाने थे और दूसरों ने गाए थे। तो इसके गाने तो फिर एक से एक अच्छे, एक से एक, और वो सारे बहुत इंडिया फिर ये लेके गए 1950 मेरा ख्याल है ये जून जुलाई में रिलीज़ हुई थी। तो को प्रोड्यूसर इनका जो है वो इन्हें साथ लेके, तो आई थिंक अक्टूबर में वो बॉम्बे गए फिल्म लेके। उस ज़माने में बार्टर सिस्टम था अच्छा, फिल्मों का, यानी आप अपनी फिल्म इंडिया दें और इंडिया से एक फिल्म ले आएँ, इस तरह से होता था। वो ये यहाँ से फिल्म वाले जाके बेचते थे, उन्हीं पैसों से वहाँ से ख़रीद के लेके यहाँ ले आते थे। तो ये फिर वहाँ गए फिल्म लेके इंतज़ार, तो वो फिर इन्होंने वहाँ बेच के, तो उसकी जगह जो प्रोड्यूसर था इनका, तो उसमें इस मामले में इतना दखल नहीं था, उसने मिस्टर एंड मिसेस 55 वहाँ से लाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, इंतज़ार बेच के तो वो ख़रीद के यहाँ से ले, तो ये वहाँ स्टे कर गए। अच्छा, कोई एक हफ्ते के लिए गए थे, तो ये वो तो आ गया। ये वहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा आओ भगत हुई वहाँ पे, दावतें और रिसेप्शन और ये। तो उस वक़्त उसने कहा, इनके जो दोस्त था को प्रोड्यूसर सुल्तान जिलानी, उसके बेटे ने मुझे बताया बाद में
कहते हैं कि वो उन्होंने कहा कि देखा ना वहाँ पे इनकी इज़्ज़त अफजाई, और जिस तरह तुम पाकिस्तान क्यों आ गए हो, क्या तुम पाकिस्तान क्यों आ गए हो, यहाँ पे तुम्हारी इतनी इज्जत है। कहते हैं नहीं, पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत तो बहरहाल। और सबसे बड़ा वो लाहौर और फैमिली, वो फैमिली से उन्हें बहुत ज़्यादा था। हम बच्चे यहाँ पे थे, ख़ुद वो वहाँ पे थे, और बड़े मसाइल थे भाइयों के, यानी बड़े लाडले थे सारी फैमिली अच्छा, के। नूरजहां के बारे में ख्वाजा साहब की क्या राय थी? वो उनकी बहुत अच्छी राय थी। वो तो हमेशा कहते हैं, ओपनली उन्होंने कहा था कि अगर नूरजहां ना होती तो मैं तो 20% भी नहीं बना सकता था जो मैंने बनाया। देखें अब उनके कोई पाकिस्तान में आई थिंक 150 गाना होगा, तो 150 में से 50 गाने उसने गाए। नूरजहां ने गाए हैं और एक से एक अच्छा। हाँ, ये नहीं कि उनके अब जो बाकियों ने भी गाए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मेहदी हसन साहब ने बड़े सब अच्छे- नहीं है, अब नाहिद नियाज़ी को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, वो उनके दोस्त की वो बेटी तो थी। सुना है कि वो नूरजहां से नाराज हो गए थे तो उन्होंने नहीं, वो और एक लंबी कहानी है। वो जब इंतज़ार के बाद वो ज़हर इश्क बनाने लगे, तो ज़हर इश्क में इन्होंने सबिया और संतोष को रखा और मुसर्र नज़ीर को, ये तीन, और नूरजहां को उन्होंने कहा कि तुम प्ले बैक दो। अच्छा, तो नूर ने कहा जी मैंने तो प्ले बैक तो मैंने नहीं, मुझे तो ये रोल दो। उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने नहीं देना। उस ज़माने में वो एक्टिंग करती थी और जिसमें एक्टिंग करती थी उसमें ही गाती थी, प्ले बैक वो करती ही नहीं थी। तो चुनाचे नूरजहां ने प्ले बैक से इनकार कर दिया। अब वहाँ पे ये हुआ कि ज़हर इश्क अगर आपने देखी हुई तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी वो। हाँ जी, बिल्कुल। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी वो। उसमें मेन कैरेक्टर उसका था मुसर्र नज़ीर का। अब सबिया का उसमें दूसरा रोल था साइड पे। तो अब वो सबिया कहने लगी कि जी मैंने तो वो वाला रोल करना है, मैंने तो साइड वाला नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं, वो साइड वाला मुसर्रत, वो मेन मुसर्रत करेगी। तो सबिया ने छोड़ दिया। अच्छा, उन दिनों में सबिया और संतोष का मुआशका चल रहा था। ओहो, यस। तो वो संतोष कहने लगा, वो हालांकि खाय साहब को बहुत रिगार्ड करता था वो, बहुत ज़्यादा। तो खाय साहब की 3 फिल्मों में काम किया वो उसने। तो उसने कहा जी वो नाराज़ हो जाएगी तो मैं भी नहीं करता। उन्होंने कहा चल तू भी निकल जा। तो अब वो खाय साहब लेफ्ट विद ओनली मुसर्रत, अच्छा, गाने वाला भी कोई नहीं। तो बॉम्बे में इनकी फेवरेट गाने वाली थी गीता दत्त। हाँ, बहुत अच्छी। अच्छा, गीता दत्त भी इन्हें बहुत पसंद करती थी। और बल्कि खाय साहब कहते हैं कि जब मैं फाइनली 1953 की बात है, जनवरी फरवरी की, जब मैं वापस परमानेंटली आ रहा था तो दोस्त थे, उनमें गीता भी थी जो मुझे पोर्ट पे छोड़ने आए थे, क्योंकि ये बाय एयर ट्रैवल नहीं करते थे। इन्होंने सारी ज़िंदगी नहीं किया, इन्हें था वो फोबिया। ये बाय शिप कराची जाते थे, कराची से बाय ट्रेन लाहौर आते थे। तो ये कहते हैं वो गीता भी उसमें। एनीहाउ, तो इन्होंने फिर गीता को कहा कि अभी तू ज़रा आ जा। तो उसकी उन दिनों में शादी गुरुदत्त से हो चुकी थी। तो उसने कहा मैं दत्त से पूछ लूँ। तो फिर उसने कहा हाँ, दत्त एज परमिटेड। तो मैं आती हूँ। तो यहाँ पे हमारे अखबार वालों ने, और प्रॉबेबली मैडम ने भी कहा होगा अखबार वालों ने, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी कि यहाँ पे इतने गाने वाले होते हुए तो इंडिया से क्यों बुलाए जा रहे हैं, इंडियन सिंगर गाएगी। हाँ, तो वो फिर वहाँ से फिर वो अब बैठ गए। फिर वो उन्होंने नाहिद नियाज़ी को चुना। नाहिद नियाज़ी के वालिद जो सज्जाद सरवर नियाज़ी, वो खाय साहब के पुराने दोस्त थे, ऑल इंडिया रेडियो के। वो रेडियो के में होते थे सज्जाद सरवर नियाज़ी। तो फिर वो नाहिद को ट्रेन किया, तो उससे फिर वो गाने गवाए कुछ। उसने गाए, ज़ुबैदा ने 2 गाने शायद कौसर परवीन ने गाए। तो उसमें फिर इन्हें फिर बेस्ट म्यूज़िक का मिला। उसमें भी ज़हर इश्क में भी चली रे चली रे चली रे। नहीं, वो बात का है, वो झूमर का है। अच्छा, वो झूमर का। अच्छा, मुझे वो जैसे झूमर का है। तो वो फिर फिल्म बनी और फिर इस तरह से वो यानी नाहिद नियाज़ी को इंट्रोड्यूस किया। नाहिद नियाज़ी ने अपनी
लाइफ के बेस्ट गाने जो हैं वो ख्वाजा साहब के गाए हुए हैं। इसका वो है मोहे पिया मिलन को जाने दे बहरनिया, बहुत ज़बरदस्त उसका मशहूर तरीन। तो उसके बाद नूरजहां को पछतावा नहीं हुआ कि मैं ज़रूर हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा, हाँ ज़रूर हुआ होगा। अच्छा, कोई कोई एक गाना तो गुनगुना दे, इंतजार का कोई इंतजार का। इंतज़ार का उनका पहला गाना था जो पहला रिकॉर्ड हुआ और नूरजहां के साथ उनका रिकॉर्ड हुआ, वो चांद हंसे दुनिया बसे, चांद हंसे दुनिया बसे, रोए मेरा प्यार रे, दर्द भरे दिल के मेरे टूट गए तार, चांद हंसे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। उसके बाद फिर वो उसने झूमर में गाए, नाई नियाज़ी ने, उसमें बहुत मशहूर हुए उसके सारे गाने, उसमें सारे गाने उसने गाए थे, सब गाने उसके थे। सिर्फ एक था आयरन परवीन का वो क्लब सॉन्ग था एक, बाकी सारे गाने। अच्छा, ख्वाजा साहब का कमाल ये था कि वो क्लब सॉन्ग भी बनाते थे ना, तो उसमें भी मीन डालते थे, और वो जो माइक्रो। नहीं, अब आप देखें ना, इतना मशहूर हुआ है जो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि जी जो कोयल का है महकी फिजाएं, वो देखे ना, वो सारा उसका रिदम वो राग पहाड़ी पे है बेस्ड, तो वो जो उनका एक चीज़ है वो तो उन्होंने उसमें लानी है। देखिए, हमराज का एक गाना क्लब सॉन्ग है एक, कहाँ हो तुम सहेलियो। वो क्लासिकल है, राग मालती पे है वो। अब मज़े की बात यह है कि वो जो गाना है ना, वो उससे मिलता जुलता उसी राग पे झूमर में बनाया था, क्लब सॉन्ग बनाया था। अच्छा, क्लब सॉन्ग, हाँ, वो प्रॉपर क्लब सॉन्ग था, आयरन परवीन ने वो झूमर में था। अब वो ही गाना उन्होंने चेंज करके कहाँ हो तुम सहेलियों बनाया, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा। तो डायरेक्ट भी उन्होंने की थी। हाँ, वो तो सब कुछ उनका था, डायरेक्ट स्क्रीन प्ले, डायलॉग, सब कुछ उनका था, कुछ उन्हीं का था। अच्छा, एक मुझे उनकी फिल्म हमेशा याद रहती है, वो है घूंघट। हाँ, घूंघट उनकी पहली एज डायरेक्टर उनकी पहली थी घूंघट। 1961 में बननी शुरू हुई थी, आई थिंक मार्च अप्रैल के करीब, और वो उसमें इन्होंने खैर वो ऑब्वियसली नूरजहां उसमें प्लेबैक शुरू हो चुकी हुई थी, तो उसमें प्लेबैक उसने किए, और जो दूसरे थे दो गाने उसमें नाई नियाज़ी के भी थे और एक मेहदी हसन का था। और मेहदी हसन का वो गाना जो था ना 1961 में रिकॉर्ड हुआ था, वो मेहदी हसन का उसने कहीं 1954 में एक गाना गाया था एक फिल्म में। तो वो मेरे मामू का बड़ा दोस्त था, रेडियो में मेरे मामू थे, तो उनका बहुत दोस्त था ये मेहदी हसन। तो उन्होंने कहा जी वो सिंगर आया है मेहदी हसन, तो आप उससे गाना गवाएं। अभी वो पॉपुलर नहीं था, सिर्फ वो गज़लें गाता था या फंक्शंस पे गाता था। ये धुआं सा कहाँ से उठता है, नहीं वो भी नहीं गाई, उससे पहले की बात। उससे पहले की बात। ये सारी ये जो फिल्म हैं ये बात की हैं 60s में, ये 61 की ये बात है, तब अभी उसका कोई इतना सामने नहीं आया था, लेकिन था, वो गाता था रेडियो पे, तो उसे लाए, तो वो उसने फिर ये गाना गाया, ये मुझको आवाज़ देख तू कहाँ है, ये उसका पॉपुलर हुआ बहुत। इसके बाद फिर उसके बाकी गाने आए। इन टोटल पाकिस्तान में कितनी फिल्में ख्वाजा साहब? पाकिस्तान में उन्होंने 18 फिल्में बनाई, 18 फिल्में टोटल, 28 फिल्में टोटल बनाई, 10 इंडिया में और 18 पाकिस्तान में। मैं जब उनसे आखिरी बार मिला, मेरा ये एजाज़ है कि मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, तो मैं तो वैसे ही उनका आर्डेंट फ़ैन था, तो मैंने ऐसी ही बातों में पूछा, मैंने कहा ख्वाजा साहब आपको कुछ और काम नहीं करना चाहिए था? और तो कहने लगे कि भाई मुझे अफसोस है कि मुझे अपने काम का वो रद्द अमल नहीं मिला, वो रिवॉर्ड नहीं मिला पाकिस्तान में आके जो मुझे मिलना चाहिए था, वरना मैं और भी काम करता। देखें अब जैसे 28 हैं फिल्में पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मार्केट है ना, ये कमर्शियल काम है, तो यहाँ पे एक तो आप माहौल देख लें, म्यूज़िक को गालियाँ देना, आर्ट को गालियाँ देना, अन इस्लामिक कहना हर चीज़ को, एक तो ये एलिमेंट उसमें आ गया। दूसरा फिर
उस ज़माने में आप देखें तो पाकिस्तान की ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन मिला के 13 करोड़ थी। अब आजकल भी देख लें 23 करोड़ है, इंडिया की 1.5 अरब है। तो मार्केट तो है ही नहीं पाकिस्तान की, कमर्शियल मार्केट। और अच्छा, अब उसके बाद फिर एक और चीज़ है, अब जहाँ पे इतनी मार्केट है, इतनी पब्लिक है, उसी लिहाज से आपको साजिंदे मिलते हैं, उसी लिहाज से आपको गाने वाले मिलते हैं। तो पाकिस्तान में है ही नहीं। ऐसा ही है। तो उन्हें फिर ये हो जाता था कि बजाने वाले लिमिटेड हो गए, गाने वाले लिमिटेड हो गए। अब इंडिया में अगर आप देखें तो हाईली प्रोफेशनल है उनका सारा काम। और फिर कोई ना कोई सिंगर दूसरे सिंगर की और जगह फिर लेने के लिए नहीं, मौजूद उसके होता है। अलावा जो वहाँ पे फिल्में बनाने वाले हैं, सबसे बड़ी बात ये, जो डायरेक्टर है वो सिर्फ डायरेक्टर ये काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो वो आप देख लें, ज़्यादातर जो बाद में डायरेक्टर है वो तो बिल्कुल अनपढ़ थे, टोटली अनपढ़, यानी लिटरली अनपढ़। आई नो मैनी ऑफ देम। यानी कई ऐसे थे कि जो टी बॉय होते थे तो वो डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर बन गए, ऐसे कई नाम हैं। तो इसलिए फिर सब्जेक्ट चुनने, फिर यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, मार धाड़ के वही वो गुंडे बदमाश और उस तरह के। अच्छा, फिर बॉम्बे में इंडिया में काम होता है, फाइनेंसर भी हुए हैं वहाँ पे जो इस तरह से फिल्में बनाते हैं कि पैसे वापस आएँ। लेकिन जो फिल्म बनाने वाले हैं वो अपना सब कुछ फिल्म पे लगा देते हैं। जैसे राज कपूर था, देवानंद था, वो बिमल रॉय है, ये सारे लोग फिल्म बनाते थे। अगर इन्हें पैसा आता था तो ये वापस फिल्म बनाते थे। ये नहीं कि मैं लोहे का कारोबार करता हूँ या फिल्म बनाऊँ वापस वहाँ चला जाऊँ, या मैं वहाँ रह रहा हूँ, या चलो जी या 6 महीने ज़रा याशी कर लें और साथ वो भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो फिर हाँ, जैसे अब मुगल आजम के आसिफ ने बनाई, उसने ज़िंदगी में शायद 1.5-2 फिल्में बनाई। किसने? के आसिफ ने जो मुगल आजम बनाई, मुगल आजम के नाम से हम उसे जानते हैं। मुगल आजम उसने 48 में शुरू की, 46 में शुरू की, तो जो उसका फाइनेंसर था वो मुसलमान था, वो पाकिस्तान आ गया। अच्छा, उसके बाद चलें, वो उसने फाइनेंस उसे मिल जाना था। उसका जो मेन कैरेक्टर था, हीरो, जो चंद्रमोहन, जो बाद में पृथ्वीराज ने रोल किया, वो मर गया। तकरीबन आधे से कम फिल्म बन चुकी हुई थी ब्लैक एंड वाइट में, वो मर गया। अब वो बिल्कुल बस हो गई, उसकी टोटल हो गए। उसका म्यूज़िक डायरेक्टर थे अनिल बिस्वास। तो 1952 में उसने दोबारा शुरू की, तो उसके लिए ख्वाजा साहब को चुना था एज म्यूजिक डायरेक्टर। ये तो बड़ी, साइंड एज कंपोजर, ये तो न्यूज़ है। हाँ, ये उसके लिए चुने गए थे। और फिर लेकिन ये फिर वापस आ रहे थे। मेरे पास एक ख़त पड़ा है उनका जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो आसिफ ने अभी शुरू की है फिल्म, तो अभी तो मैंने साइन किए हैं उससे, और लेकिन मैं अब वापस आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे दादा जो थे उनके वालिद, उन्हें कैंसर हो गया था। फिर ही वो नौशाद साहब ने की होगी ना उसके बाद में फिर नौशाद साहब ने की। हाँ, वो ये छोड़ के आ गए, तो वो 2-3 फिल्में छोड़ के आए थे ये। बल्कि बाद में इन्हें फिर कहा गया था, वो जब मिर्ज़ा गालिब बनी थी तो फिर इन्हें मिर्ज़ा गालिब के लिए भी कहा गया था। अच्छा। ये तो उसने भी लिखा हुआ है, एक जो फिल्म राइटर होता था, क्या नाम था उसका, उसने अपने बायोग्राफी छापी हुई है, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो ख्वाजा साहब को बुलाया गया उसने सोहराब मोदी ने, क्योंकि सोहराब मोदी की फ़िल्म एक बड़ी मशहूर फिल्म थी 1944 में, परख, वो इन्होंने की थी। उसका बड़ी वो पॉपुलर फिल्म थी, म्यूज़िक उसका बहुत उसमें अच्छा था। और इनफैक्ट परख जो थी, एक दफ़ा मुझे, जब मैं यहाँ उनके मरने के बाद सारा उनका काम कलेक्ट कर रहा था, तो कुछ फिल्में मिली, तो परख जो नज़र आई, परख में गाने नहीं थे। वो जो 35 का यहाँ पे प्रिंट पड़ा हुआ था, गाने नहीं थे। हाँ, तो वो मैंने ख्वाजा सुल्तान साहब से पूछा, अपने चचा से, मैंने कहा जी ये कहाँ गए? तो पता ये चला कि परख की डिट्टो कॉपी की थी शिकवा हसन तारिक ने, सीन टू सीन। अच्छा। तो वो उसने अपने पास रखा हुआ था, वो जो था प्रिंट गाने निकाल के, तो वो उसमें से वो बनाता था, इसलिए वो गाने गायब हो गए।
हाँ, ये एक बस ट्रेजेडी तो हुई ना, ट्रेजेडी हुई ना फिर हमारे साथ। अच्छा, अब मैं ये थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि ख्वाजा साहब के साथ जो लोग, खैर वहाँ तो इंडिया की बात हम नहीं करते, पाकिस्तान में भी उनके साथ ही फरोज निज़ामी भी काम कर रहे थे, मास्टर नैत सैन भी कर। मास्टर नैत, रशीद अत्रे, सब बहुत 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 बड़े नाम, बहुत बड़े नाम। अच्छे क्योंकि मास्टर गुलाम हैदर साहब तो 53 में फौत हो गए हाँ, थे। वो वरना वो भी साथ हाँ, तो वो तो ख्वाजा साहब बाद में आए, 53 में तो आए थे, लेकिन अभी काम नहीं शुरू किया, ये फौत हो गया मास्टर गुलाम हैदर। तो तब मास्टर नैत साहब थे, रशीद अत्रे साहब थे, फिरोज निज़ामी साहब थे। मेन तो यही तीन, मेन तो यही तीन थे। बाकी अभी बन रहे थे। तो इनके बारे में ख्वाजा साहब की क्या राय? बहुत अच्छी राय थी सबके बारे में, दोस्ती थी, सब कुछ था, सब बड़े अच्छे काम किए सब ने, बहुत अच्छे काम। अच्छा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उनके एक शागिर्द थे वज़ीर अफजल साहब? वज़ीर अफजल साहब ने कुछ कैरी किया ख्वाजा साहब को? वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे वज़ीर अफजल साहब। देखें, वज़ीर अफजल साहब उनके साथ समझे इंतज़ार से पहले एक उन्होंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे, एक फ़िल्म शुरू हुई थी सितमगर, तो उसके गाने भी रिकॉर्ड, ये 1953 की बात है, लेकिन वो फिल्म बनी नहीं थी। तो वज़ीर अफजल इनके साथ तब से वो बजाया करते थे मैंडलिन, ये तब से उनके साथ काम कर रहे हैं मैंडलिन के हिसाब से। और उसके बाद वो आई थिंक अर्ली 65-66 में वो फिर कंपोज़र हो गए, लेकिन वो इनके साथ फिर भी काम करते थे। फिर फॉर्मली वो कोई बड़ा कहा उन्होंने कि मुझे आप अपना शागिर्द कर रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब का शागिर्द कोई नहीं था। तो वज़ीर साहब खुद ही कहते हैं, खुद ही उन्होंने बताया, कहते हैं वो बड़ी, मैंने 20-25 साल के बाद फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर शागिर्द बनाया। वज़ीर अफजल साहब मेरे भी बड़े फेवरेट थे, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। आई नो, बहुत दरवेश आदमी थे वो भी, बहुत अच्छा काम किया, बहुत नाइस आदमी। तो कभी आपको ख्याल नहीं आया कि आप भी कुछ कंपोजिशन बनाए? नहीं, वो देखें, वो खुद भी इसमें कोई इतना उन्हें नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली जिस स्ट्रगल से वो निकल रहे थे, काम कोई नहीं पाकिस्तान में कोई, क्योंकि यहाँ पे भी वो बहुत लिमिटेड काम करते थे, या मसूद परवेज़ के साथ करते थे, या खुद डायरेक्टर बन गए थे। क्योंकि अब ये भी तो देख रहे हैं ना कि मेरे गाने यूज़ कहाँ हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं जो मैं गाने बनाऊंगा वो कैसे पिक्चराइज होंगे, तो वो क्योंकि इंडिया में भी वो अगर होते, तो मेरा अंदाज़ा है कि अगर इंडिया में वो रह जाते तो वो शायद 60-70 फिल्में बनाते, क्योंकि वहाँ पे एक तो गाने वाले, एक उसके बाद फिर वहाँ का एक स्टाइल डिफरेंट था। इंडिया में म्यूज़िक डायरेक्टर जनरली, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सारे, वो मेलोडी बनाते हैं और मेलोडी बना के वो अपने अरेंजर को देते हैं। तो ऑर्केस्ट्रेशन सारी जो है ना, सब कुछ वो अरेंजर करते हैं, ऑब्वियसली विद उनकी कंसल्टेशन के साथ, लेकिन करते वो ही हैं। इसमें आपको मिल जाएंगे कई इंटरव्यू हैं जो उस ज़माने के अरेंजर हैं, उनके कैसे कैसे वो काम करते थे, और कैसे वो एक बड़े मशहूर वायलिनिस्ट थे उस ज़माने के, एंथनी गोंजालेस, बड़े मशहूर। एंथनी गोंजालेस जो थे वो वायलिन बजाते थे, और वो प्यारे लाल के भी उस्ताद थे, म्यूज़िक डायरेक्टर के, और R.D. बर्मन के भी वो उस्ताद थे। क्योंकि एक तो वो नोटेशन सिखाते हैं, दूसरा उनसे वायलिन सीखी हुई है, क्योंकि प्यारे लाल तो बजाते ही वायलिन, ये वायलिन उसने सीखी हुई है। बल्कि वो इतना मुतासिर था इससे कि वो एक बाद में फिल्म आई थी, उसमें इसका नाम यूज़ किया था उसने, माई नेम एंथनी गोंजालेस, वो पता नहीं अकबर एंथनी के किस फिल्म में उसने इसका नाम यूज़ किया था। ख्वाजा साहब जब कंपोजिशन बनाते थे तो क्या वो गा के बनाते थे या किसी साज पे बनाते थे? क्या तरीका था उनका? नहीं, इनका बिल्कुल मुख्तलिफ था। और बेसिकली क्योंकि ये क्लासिकल सिंगर थे, सीखा हुआ था और गाया हुआ था, और साज वाज कोई नहीं होता था,
कोई किसी किस्म का साज नहीं। ये मेरा ख्याल है तकरीबन सारी फिल्में ये शुरू की, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है हीर रांझा तक ये चले जाते थे किसी पहाड़ी इलाके में 2-3 महीने के लिए अकेले। अच्छा। अकेले सिर्फ वो एक कुक साथ जाता था और वहाँ ये ट्यून बनाते थे और गाने के बोल लिखते थे। आपने अगर वो ख़ैर साहब के बारे में इंटरव्यू उसका सुना हो, अहमद राई का और उसका कतील शफाई का, उसमें उन्होंने कतील शफाई ने साफ कहा हुआ है कि जी वो जो मुखड़ा था या वो जो शुरू के होते वो ख़ायद साहब खुद लिखते थे, हमें वो कहते थे इस पे लिखो, क्योंकि ट्यून वो बना लेते थे उस पे। वो इंडिया में भी ऐसे ही होता है कि वो ट्यून बनाते हैं तो ट्यून बना के वो या तो कोई डमी बोल डाल देते हैं या वैसे के गा 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 ऐसे करके कुछ उसका ट्यून उस पर कैसेट पर डाल के तो लिखने वाले को दे देते हैं। वो रिदम होता है उसमें, मीटर होता है, उसे कहते हैं मीटर, क्या ये मीटर ले जाओ मेरे से, बर्मन कहा करता था उसे मजरू सुल्तान की, मजरू ये मेरे से मीटर ले जाओ आके अब लिखो। तो लेकिन क्योंकि ख़ायद साहब खुद शायर थे तो वो बोल खुद लिखते थे, तो ज़्यादातर के बोल उन्हीं के थे शुरू के। जो मुखड़ा था वो ख़ायद साहब खुद लिखते थे। वो जब आ जाते थे फिर वो पोइट को बुलाते थे, कतील शफाई को, तनवीर नकवी को, कि हाँ भाई अब ये है, ये मैंने बनाया है, इस पे अब गाना लिखो। कतील शफाई ने उसमें बताया हुआ है कि वो फिर काट छाट करके तो फिर फाइनल हो जाता। मैंने देखा हुआ है तनवीर नकवी को उनके पास बैठ के गाने लिखते हुए। तनवीर से उनकी बॉम्बे से दोस्ती थी। बॉम्बे में जब तनवीर नकवी काम करते थे तो वो अभी इतने काम नहीं था, मशहूर नहीं हुए थे, लेकिन वो उनकी वो रिलीज़ हो चुकी हुई थी अनमोल घड़ी। तो उसके बाद फिर ये बॉम्बे में थे तो ऑब्वियसली उनसे वाकफियत थी। तो वो बैठा करते थे आके, तो वो अब्बा जान के कमरे में, अब्बा जान का एक होता था काउच, तो वो काउच पे नॉर्मली उनका टिपिकल होता था, उस पर वो बैठते थे। तनवीर नकवी ज़मीन पे उनके उस पर क्या कालीन पे बैठते थे गौ तकिया लेके। और ये पहनते भी थे वो चूड़ीदार पजामा और कुर्ता। ओरिजिनली ये उसके हैं, भाटी दरवाज़े के हैं, ये भाटी के हैं। और ये वो ख़ास सफ़ेद चूड़ीदार पजामा और वो सफ़ेद कुर्ता ये पहनते थे और आंखों में वो काजल लगाया होता था इन्होंने। और बहुत ही नाइस आदमी, बहुत शरीफ आदमी थे और बहुत नाइस आदमी थे। वो फिर बैठ के लिखते थे और 3-4 घंटे में वो लिख देते थे। कतील शफाई को ये साहब को ये करते थे, लिख के देते थे। कतील साहब चले जाते थे, फिर लाते थे, फिर वो 1-2 दफ़ा करके तो फिर वो फाइनल हो जाता था। इसके अलावा किस किस शायर ने काम? ज़्यादातर तो कतील शफाई और तनवीर नकवी का ही है जो उर्दू की फिल्में हैं। जो पंजाबी की हैं वो अहमद राई ने, और एक वो थे थोड़े से गाने उसने भी लिखे थे, क्या नाम था उनका, वो आखिरी फिल्म जो उनकी थी मिर्ज़ा जट, उसमें अहमद राई साहब ने पहले 3 लिखे थे, फिर वो कहते नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, तो फिर वो दूसरे ने लिखे थे। और वो चेंज अपनी फिर देखें, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो म्यूज़िकल नहीं होते और यूज़ उसमें शायरी में आते हैं, लेकिन वो म्यूज़िक के हिसाब से वो ज़रा उनमें कुछ कमी रह जाती है। तो वो तनवीर नकवी साहब ने एक दफ़ा बताया था, अब उनका एक आर्टिकल छपा था लैलो नहार में, तो कहने वो ख़ायद साहब की खैर ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा उनके मोतक़िद थे, तो कहने लगे कि मैंने गाना लिख के दिया कोयल का, किनमिन पड़े फुहार। हाँ, तो कहते ख़ायद साहब ने कहा यार ये किनमिन बात नहीं बनती। अब उर्दू के हिसाब से जो फुहार है वो किनमिन है, रिमझिम जो है वो तो खुल के बरसात होती है, तो उन्होंने कहा नहीं ये म्यूज़िकल नहीं बनता किनमिन।
तो फिर उन्होंने रिम झिम पड़े फवार बनाया उसे। वो एक वाकया वो भी तो पेश आया था ना, सोन मंजली दी बिछड़ी तान में। हाँ, वो अहमद राई साहब ने बताया था। हाँ। को कहते हैं मैं लिख के लेके गया, अहमद राई साहब कहते हैं कि सुन वंजली री मिचड़ी तान मैं तो हो गई हैं कुर्बान। तो खैर उन्होंने वो ट्यून दी होगी, मीटर दिया होगा, कहते नहीं नहीं ये ऐसे नहीं बनेगा ये। सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे मैं तो हो गई हैं, मैं तो हो गई कुर्बान वे। वाह 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 वाह, जो हो में हो के साथ जो बना है। म्यूजिकल चीज आती है और इसके अलावा एक्सप्रेसिव भी आ जाती है। और उसमें एम्फेसिस बहुत ज्यादा है, एक्सप्रेशन आ गया ना, बिल्कुल ही वो मर गई हो गई कुर्बान वे। मर गई, बर्बाद हो गई। अच्छा, तो आप भी मौसीकी को बहुत समझते हैं और मैं क्लासिकल म्यूज़िक तो हमने सीखा नहीं, तो वैसे फिल्म म्यूज़िक को तो बहुत सुना और बहुत उस पर बात हुई और बड़ी बहसों मुबाहसे भी हुए, बातचीत भी हुई म्यूज़िक डायरेक्टर से भी और लिखने वालों से भी, गाने वालों से भी। वो उसका है फिल्म म्यूज़िक में। तो इसी लिहाज से मैं आपसे ये राय लेना चाहता हूँ कि ख्वाजा साहब के अलावा हमने जिन 3 लोगों का नाम लिया, फिरोज़ निज़ामी साहब का, रशीद अत्रे का और फिर मास्टर इनायत हुसैन का, इन तीनों में से आपको कौन ज़्यादा पसंद है? जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं ना, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के और उस दौर के, ये बहुत ज़्यादा मेलोडियस हैं, मेलोडी कमाल की है इन सब की। और मेरी ज़ाती राय ये है कि ये लोग अगर इंडिया में होते तो ये बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर होते। उसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली इन्हें ऑर्केस्ट्रेशन की समझ नहीं थी इतनी जितनी कि कमर्शियली इंडिया वालों में होती है। अब आप ये देखें कि ख्वाजा साहब सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में वाहिद म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने ना कभी साज बजाया था, यानी साजिंदे आते हैं ना, साजिंदे पहले काम करते हैं फिर म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाते हैं, इन्होंने एज साजिंदा काम नहीं किया। कुछ आते हैं कि जो असिस्टेंट बनते हैं, फिर ये कभी किसी के असिस्टेंट नहीं बने। इन्होंने खुद म्यूज़िक सीखा, क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, वेस्टर्न म्यूज़िक इन्होंने खुद पढ़ के सीखा। बॉम्बे उसमें ऑल इंडिया रेडियो में जब ये थे तो बड़ा मशहूर एक था कॉफमैन, जर्मन म्यूज़िक, जिसने ये इसका ऑल इंडिया रेडियो का जिसने वो बनाया ना सिग्नेचर ट्यून, उसने बनाई। तो ये वो भी दिल्ली में था और वो भी म्यूज़िक का काम करता, उसने क्लासिकल म्यूज़िक भी इस पर सीखा। तो इसकी ख्वाजा साहब की उसके साथ दोस्ती बड़ी थी, फिर उससे भी इन्होंने सीखा वेस्टर्न म्यूज़िक। फिर ये खुद वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक के, हम जब छोटे थे बचपन में, तो इनके पास वो बड़े एक 78 के, एक तो नॉर्मल होते हैं, एक 78 के थोड़े से बड़े होते हैं, लॉन्ग प्ले होते हैं ना। हाँ, वो इनके पास जितने वेस्टर्न क्लासिकल के थे वो थे, प्लस जो उस ज़माने की मशहूर फिल्में थी उनके बैकग्राउंड म्यूज़िक के भी एलपी बनते थे। तो ये फिर उन्होंने वो सुन के वो अपने तजर्बे के साथ वो कॉफमैन से, फिर ये इंडिया में फिल्म जब म्यूज़िक तो दे ही रहे थे, फिर लेकिन ये देते कम थे, अपनी मर्ज़ी से देते थे, कोई ऐसे नहीं कि आप उठ के दे दें। मशहूर थे ये कि जी ये नहीं हम दे सकते म्यूज़िक। इन्हें इसका नाम वो स्क्रीन अखबार मैगज़ीन था इंग्लिश का, उसमें लिखा हुआ था रिक्लूसिव एंड सिक्लूसिव तो उस टाइप के ये थे। तो ये फिर कॉफमैन भी और ख्वाजा साहब भी, ये जो वॉर के दरमियान फिल्में बनती थी ना, प्रोपेगेंडा फिल्म, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी देते थे। अच्छा, ये जो आपने तीनों का नाम लिया ना, तीनों में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यानी बहुत ही इंडियन म्यूज़िक डायरेक्टर से बेहतर मेलोडी है इन सब की। और अगर ये इंडिया में होते तो ये 100 फिल्में बनाते, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 400 फिल्में बनाई हैं, आर.डी. बर्मन ने 500 फिल्में बनाई हैं, बप्पी लहरी ने पता नहीं को 1000 फिल्में बनी। तो वो इसलिए कि वो साथ उनके अरेंजर होते थे, उनके साजिंदे ऐसे होते थे कि वो सारा काम करते थे।
तो ये यहाँ लिमिटेशन थी। अच्छा, ख्वाजा साहब ने लेकिन मास्टर इनायत स्लाइटली अबव, स्लाइटली, वरना तो मेलोडी तो बाबा चिश्ती बहुत बड़ा था। लेकिन ये देखें ना, ये सारे ये रॉ हैं, इनमें वो फिनेस जो होती है ना, जो आप पता चले कम थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन म्यूज़िक डायरेक्टर या ख्वाजा साहब की। वो पता लगता था कि ये थोड़ी रॉ है। अच्छा, एक बात और मैं करना चाह रहा था कि ख्वाजा साहब ने फिल्मों में तो बहुत कमाल किया, फिल्मों के अलावा उनके कंट्रीब्यूशन रागमाला की शक्ल, वो तो खैर वो तो अनप्रेसिडेंटेड है ना, वो तो पहले इनसे पहले कभी कोई चीज़ बनी नहीं थी। तो वो इन्हें जब 60-70s में ख्याल आया, जब इन्होंने फिल्में छोड़ दी कि मैं अब ये काम करूं, तो फिर इन्होंने वो रागमाला का सोचा। ये 1974 की बात है। तो वो फिर उसके ऊपर इन्होंने काम किया, रिसर्च की पहले 2 साल, काफ़ी किताबें इंडिया से भी मंगवाई, हिंदी में, हिंदी पढ़ते थे, लिख लेते थे, हिंदी में सारी किताबें थी, वो हिंदी वहाँ से मंगवाई, फिर वो पढ़ी। वो म्यूज़िक रिसर्च सेल यहाँ पे बन चुका था फैज़ साहब की, तो ये वहाँ पे बैठा करते थे। तब एक ज़माने में यहाँ मेन गुलबर्ग में उसका ऑफिस था, मैं कभी कभी छोड़ने जाता था उन्हें। तो वो फिर इन्होंने 2-3 साल उस पर रिसर्च करके, तो फिर वो आहंग खुसरवी, जिसका इन्वान दिया कि क्लासिकल म्यूज़िक जो करंटली राइज है, जो सब हम गा रहे हैं, इसमें इतना इन्फ्लुएंस है पर्शियन म्यूज़िक का और अरेबी म्यूज़िक का कि ये वो म्यूज़िक नहीं रह गया जो ग्रंथों में लिखा हुआ था। वो अब गाने वाले नहीं रहे, ये सारे तो वही है, वो जो खुसरो के साथ उससे पहले जो आए गाने वाले, कव्वाल और वो सब, उन्होंने जो यहाँ पे उसमें चेंज की सिंगिंग में, तो ये अब सारी सिंगिंग वो बन गई है जो वो उनकी जो लिखी हुई थी ग्रंथों में, वो म्यूज़िक ख़त्म हो चुका है। तो ये घराने सारे मुसलमानों के थे। अब जाके हिंदुओं को ये समझ आई, इंडियंस को ये समझ आई, तो उन्होंने अब थोड़ा अलहदा करके गा, वरना तो सब जितने भी बड़े म्यूज़िक गाने वाले हैं और बजाने वाले 20वीं सदी के, वो सारे मुसलमान घरानों के हैं। वो EMI ने फिर रिलीज़ किया था 1978 में, वो रिलीज़ हुआ। उसके 2 हिस्से थे। उसका नाम इन्होंने फिर रखा कि क्लासिकल म्यूज़िक का नाम मैं आहंग खुसरवी लिखता हूँ। तो इरफान साहब, आपसे हमारी दरख्वास्त है कि कुछ ख्वाजा साहब की कुछ चीज़ ही सुना रहे हैं हमें। फैज़ साहब ने लिखा था, हालांकि नाम फैज़ साहब का नहीं आया था। वो एक घूंघट का गाना था जो नूरजहां ने गाया था, और वो उस ज़माने में अलहमरा में 1960-61 की 62 की बात है। फैज़ साहब होते थे उसके डायरेक्टर चेयरमैन जो भी, और ख्वाजा साहब वहीं बैठते थे, शाम को सबकी गपशप होती। 5 ज़्यादा लोग तो खैर ऑब्वियसली कभी भी नहीं होते थे। ख्वाजा साहब होते थे, या तनवीर नकवी वगैरह, या कतील शिफा, या मसूद परवेज़, फैज़ साहब। तो वहाँ पे वो गाना वाना लिखते होंगे कुछ, तो नाम उसमें तनवीर नकवी का आया था, फैज़ साहब का नाम नहीं। मेरे पिया को ढूंढ के लाओ सखी जो है, उसका गाना बहुत ज़बरदस्त गाना फैज़ साहब ने भी लिखा था। वो मेरे पिया को ढूंढ के लाओ सखी, कोई पिया को ढूंढ के लाओ सखी, जाने कहाँ वो खो गए, हाँ किस बैरन के हो गए। ये था वो। बहुत खूब, बहुत खूब। इरफान साहब, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। व्यूअर्स, ख्वाजा इरफान अनवर ख़ुद बज़ात ख़ुद इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और बाद में LLB किया, मगर इन्होंने वकालत को प्रैक्टिस नहीं किया। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये क्या मामला है और ये क्या करते रहे इसके अलावा, क्या आपने किस तरह ज़िंदगी गुजारी? और देखिए जी, सन 70 में MA किया, और उसके बाद मेरी उम्र भी उस वक़्त ज़्यादा नहीं थी, मैंने बड़ी जल्दी से ही कर लिया था। मैं अभी यूँ समझें कि 21 साल का भी नहीं हुआ था। अच्छा। तो अब हम सोचें कि अब हमने कर लिया, अब हम क्या करें। तो वो बड़ी उस वक़्त मार धाड़ का ज़माना था। वो 69
वो के जुलूस वलूस में हम निकलते थे और सब कुछ। और 70 में इम्तिहान दिया, 71 में वो जो ईस्ट पाकिस्तान का झगड़ा शुरू हो चुका हुआ था, तो एक यहाँ नया कॉलेज खुला था जो बड़े मशहूर लेफ्टिस्ट प्रोफेसर थे, इस्लामिया कॉलेज, और दूसरे वो उन्हें निकाल दिया था, उन्होंने अपना कॉलेज खोला था, शाह हुसैन कॉलेज। तो मैं वहाँ पे एक क्लास लिया करता था, 100 रुपये महीना वो देते थे। तो फिर उसके बाद 1972 में फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए मैं लेक्चरर सेलेक्ट हुआ गवर्नमेंट कॉलेज। तो एक साल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान में पढ़ाया, एक साल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज वादत रोड यहाँ पे पढ़ाया। फिर वो CSS का इम्तिहान दिया, उसमें मेरी बड़ी अच्छी पोजीशन आई थी, ऑल पाकिस्तान आई वाज 42nd और 42nd और 44 ईद, तो वो मेरी आई। फिर मुझे उस ज़माने में भी हलचल पड़ काफ़ी थी, तो मुझे उन्होंने रेलवे सर्विस में भेज दिया। तो वहाँ पे मैंने कुछ नौकरी की, लेकिन मैं शायद नौकरी सरकारी मुलाजमत के लिए यू वर नॉट कट फॉर दैट। आई वॉज नॉट कट फॉर दैट। और मसलन मेरी, क्योंकि हमने तनख्वाह लेनी और घर जाना होता था, तो और कोई हमारे पास और कोई तरीका नहीं था। तो मेरी वहाँ पे हर दूसरे महीने, चौथे महीने, 5वें मेरी ट्रांसफ़र हो जाती थी। एक जगह नहीं मुझे रखते। तो वो फिर मैंने तंग आके फिर 1990 सोचा मैंने कि जब मेरे 25 साल होंगे मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। तो चुनाचे 1998 में मेरे 25 साल जिस दिन हुए मैंने रिटायरमेंट ले ली। अच्छा। और फिर मेरी वालदा भी, मेरे वालिद 1984 में जब फौत हुए, तो मेरा एक भाई 1976 में अमेरिका डॉक्टर था, वो उसने फिर मेरी अम्मी को भी बुला लिया। फिर मेरा दूसरा भाई डॉक्टर बना, उसे भी बुला लिया। एक भाई मेरा इंजीनियर था, उसने आर्मी में सर्विस की थी, उसे भी अमेरिका बुला लिया। मुझे भी उसने कहा कि तुम भी आ जाओ। अच्छा। ये अब हमारे लिए नहीं रह गया। तो लिहाजा मैंने रिटायरमेंट ली, मैं भी अमेरिका चला गया। अच्छा। तो फिर वो 96 में मैं चला गया। अब अंदाज़ा लगा ले 5 साल, तो तकरीबन 30 साल होने वाले। वहाँ क्या क्या वहाँ पे बस वो एक अपना होम बेस मैंने छोटा सा बिजनेस किया। अच्छा। और उसी में अल्लाह ने काफ़ी बरकत डाली। मेरे बच्चे सब बच्चे मेरे पढ़ गए, बहुत अच्छा अपना अपना वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी और आई मीन दे आर मेकिंग गुड मनी एज वेल। वेरी नाइस। लेकिन मेरे इल्म में है कि आपने म्यूजिक कंपोजिशन शुरू की थी। वो बात तो सुन लेना। वो की थी, पुरानी बात है। तो वालिद साहब भी थे, उन्होंने भी वो सुनी और सारा, ऑल्दो ही अप्रिशिएटेड, लेकिन वो कहा कि नहीं यार ये ना करो। अच्छा। या तो पहले क्लासिकल सीखो, और दूसरा ये है कि जो हालात हैं ये कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, क्योंकि वो खुद भी डिसअपॉइंटेड थे ना सारी सिचुएशन से और उससे। नहीं, वो तब तक छोड़ चुके हुए थे ना, फिर सब कुछ फिल्में भी और सब कुछ। 1977 की बात है ये। लेकिन ये भी तो होता है ना कि 50 साल हो गए इस बात को भी। हाँ, लेकिन ये भी तो होता है ना कि बाप जब बहुत बड़ा हो तो बेटे का उस प्रोफेशन में आगे जाना भी तो मुश्किल होता है। नहीं, वो एक और चीज़ है, उसमें भी नो डाउट अबाउट दैट। जैसे एक बड़ा दरख्त है, उसके नीचे दरख्त का होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वैसे भी उन्हें भी पता था ना कि जो हालात हैं, मतलब उन्हें पता। वज़ीर अफजल साहब बताते हैं कि 1970 में जब हीर रांझा का बैकग्राउंड म्यूज़िक बन रहा था ना, तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े मशहूर वो अरेंजर भी हैं कराची में, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, अज़हर साहब। हाँ। तो अज़हर, इनके वालिद भी मुझे अब याद नहीं क्या बजाते थे, वो भी ऑर्केस्ट्रा में थे। तो अज़हर गवर्नमेंट कॉलेज में होता था, उसे म्यूज़िक बेस पे वहाँ पे एडमिशन हमने की थी। तो अज़हर ने वो क्या होता है वो इंट्रोड्यूस किया अपना वो इलेक्ट्रॉनिक का जो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा। हाँ, तो वज़ीर साहब कहते हैं टेक्नो म्यूजिक। हाँ, वो जिसमें सब साज बजते हैं। सारे बजते हैं। तो वो वज़ीर कहते हैं वो जब बजाने लगे ना, तो ख़ायद साहब ने मुझे बुलाया, कहते हैं तुहाडा म्यूज़िक ख़त्म। तो वही हुआ कि ताफ़ो साहब ने, उनके भाई थे,
उनके पास भी वही सामान आ गया। अब उस ज़माने में ताफ़ो साहब और वो जो ब्रदर्स थे, ताफ़ो एंड ब्रदर्स, वो मोर देन 70% फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक वो करते थे। उसी साज से सब काम वो करते उन्होंने थे। वो बनाया। हाँ, अब वो उन्होंने रखे होते थे पीस नंबर 16 बजा दो, पीस नंबर फलाना बजा दो। वो पीस उन्होंने ऑलरेडी अपने तैयार किए हुए थे। ख़त्म हो गया म्यूज़िक, फ्लूट ख़त्म हो गई, वो सब बैंक बजने शुरू हो गए, सब ख़त्म हो गए। वो फिर उन्होंने बड़ा मशहूर गाना बनाया, सुन में बिलौरी आँख हाँ वाले। हाँ, वो तो 1969-70 की बात है। हाँ, सब कुछ ट्रेंड चेंज हो गया। कुछ चेंज हो गया। शुक्रिया इरफान, लेकिन एक कंपोजिशन और ख्वाजा साहब की। मेहदी हसन की तो उन्होंने ज़्यादा कुछ, मेरा ख्याल 12-13 गाने ही हैं मेहदी हसन के। तो कोई एक थोड़ा सा याद हो स्थाई उसकी कोई? वही जो पहला है, मुझको आवाज दे तू कहाँ है, तेरे बिन सूना सूना जहाँ है, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे तू कहाँ है। वाह वाह वाह। अब हम भी यार 76 के हो गए हैं, अब हम कहाँ गा सकते हैं नहीं, सारी वो कम से कम वो गाना याद तो दिला दिया आपने, उसकी बुनियादी शक्ल आपने दिखा दी। बड़ी मोहब्बत आपकी मेरे आप पॉडकास्ट में आए। आपसे भी तो आखिर हमारे 40 साल से ताल्लुकात हैं, ख़राब करना चाह रहे थे। बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार आपका। तो व्यूअर्स, आपने हमारे दोस्त ख्वाजा इरफान अनवर साहब की खूबसूरत बातें सुनी, जो उन्होंने मौसीकी के आफताब ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के बारे में की, और उन बातों को भी जाना जो इससे पहले हो सकता है आप ना जानते हों। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को पहुंचाइए कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब कौन थे और उनका मौसीकी में क्या कंट्रीब्यूशन है। आपका बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।